Hello students, welcome to the online platform of चाणक्य डिफेंस कॉलेज। एज यू नो, कोविड के टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस के एक्सेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सिर्फ इस रीजन के लिए अब चाणक्य डिफेंस कॉलेज के टीचर्स से, ठीक है, फैकल्टी से अब आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, राइट। सो इसी चीज को स्टार्ट करते हुए आज मैं पीयूष आपको इंग्लिश के सेक्शंस को बाइफरकेट करके बताऊंगा कि इंग्लिश के सेक्शन में किसी भी डिफेंस के एग्जाम्स में, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या फिर कोई भी अदर डिफेंस एग्जाम हो, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए उन एग्जाम्स, उन क्वेश्चंस को बीट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इंग्लिश का जो रूट होता है दैट इज ग्रामर। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा हम इंडियंस को प्रॉब्लम आती है वो होती है वोकैबुलरी, यानी कि सेकंड सेक्शन अनडाउटेडली कौन सा होगा, वोकैब। इसके बाद में दो और इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, पहले को, जिसको आप पैसेज के नाम से भी जानते हो। किसी भी डिफेंस एग्जाम में ऑल्टरनेटिवली या तो पैसेज आता है या फिर आता है क्लोज टेस्ट। अभी फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लोज टेस्ट। शायद ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया नाम हो सकता है। चौथी कैटेगरी कौन सी होती है, PQRS नाम से जाने जाने वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हो। तो ये चार इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं और क्या तरीके होने चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने देखा, सबसे पहला जो सेक्शन था वो वोकैबुलरी था। अभी वोकैबुलरी पढ़ने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तरीका जो बिल्कुल यूजलेस है, उसको मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है, जिसको हम कहते हैं क्रैमिंग, यानी कि रट लेना। रट लेने से कभी भी कोई चीज हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह पाती है। तो इसका ऑल्टरनेट में दो ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेट्स हैव अ लुक कौन कौन से वो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है निमोनिक्स। अभी निमोनिक्स क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। निमोनिक्स एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो एक सेंटेंस होता है और किसी भी वर्ड को आप उस सेंटेंस को देख के उसका मीनिंग आप इवॉल्व कर सकते हो और उसका मीनिंग आप बता सकते हो। जैसे एक वर्ड है ग्रबी। देयर इज अ वर्ड ग्रबी। अब अगर मैं इस वर्ड को ध्यान से देखूं तो देखिए इसमें G है एंड RUBBY है। एक जेमस्टोन होता है जिसका नाम होता है रूबी। अगर आपको पता हो, रूबी एक जेमस्टोन होता है। इस जेमस्टोन की बहुत ज्यादा कीमत होती है, यानी कि अगर वो खो जाए या फिर किसी का गिर जाए तो उसको बहुत दुख होता है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये रूबी नाम का एक स्टोन है, अगर ये गिर जाए, जमीन पे गिर जाए तो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसी जो जमीन पे गिर जाएगी वो गंदी हो जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है, रूबी स्टोन, G फॉर गिर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनडाउटेडली डर्टी, या फिर जिसको हिंदी में गंदा बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं इस वर्ड को लेके हमने एक ऐसा सेंटेंस इवॉल्व किया जिसको पढ़ते ही मीनिंग इसका निकल के आ जा रहा है, यानी कि G फॉर गिर जाना, RUBBY से हम रूबी ले सकते हैं। तो रूबी अगर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डर्टी या फिर गंदा। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। ये सबसे पहला मेथड। इसके थ्रू हम अराउंड 1000 वर्ड्स करेंगे, जिसमें मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग निमोनिक्स बताऊंगा ताकि आपको जो वर्ड्स हैं वो कभी भी आप भूल ना पाओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक और वर्ड देखें, EXODUS, एक्सोडस। अभी ये एक्सोडस पढ़ने में कुछ 110 की तरह लग रहा है। आई गेस आप रिलेट कर पा रहे होंगे, एक्सोडस। अभी जब हम कभी किसी के घर जाते हैं या फिर रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कुछ पैसे दे देते हैं पॉकेट में बच्चों के। तो उस पैसे को अगर हम 110 माने तो क्या होता है, 110 रुपए देके विदाई कर दी, या फिर किसी को बोला कि अब आप जाओ, किसी का डिपार्चर कर दिया। तो एक्सोडस कैसा आ रहा है, 110 रुपए देकर किसी की विदाई कर दी। एक्सोडस का मतलब क्या होता है, डिपार्चर या फिर विदाई कर देना।
बात समझ आ रही है? कितना इजी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग निमोनिक्स हम पढ़ेंगे इन आवर क्लासेस। सो दिस वाज द फर्स्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग वोकैबुलरी। चलिए बात करते हैं सेकंड वाला कौन सा तरीका है। सेकंड तरीका है रूट वर्ड्स का। अभी रूट वर्ड्स कौन से होते हैं? देखिए, किसी भी चीज की रूट का मतलब होता है बेस, जिस पे कोई भी चीज बनी होती है। यहां पे मैंने रूट वर्ड्स में PHIL लिया है आपको समझाने के लिए। PHIL का मतलब लिखा है टू लव, और इसके मतलब होते हैं टू लव, टू लाइक और टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग। ठीक है, ये तीन इसके मतलब होते हैं। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स जो PHIL को यूज करके बनते हैं, जैसे फिलॉसफी, आपने सुना होगा। दूसरा वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, और वर्ड्स ले सकते हैं फिलोगैमिस्ट। इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, बट फिलहाल अभी हम इस एग्जाम्पल के लिए तीन वर्ड्स को लेके समझते हैं। अब आप देख रहे हैं हर वर्ड में PHIL को हम यूज कर रहे हैं, यानी कि इन सारे वर्ड्स का जो मीनिंग होगा वो किस वर्ड के अराउंड घूमेगा? लव, लाइक या फिर इंटरेस्ट के अराउंड घूमेगा। यानी कि इन तीनों वर्ड्स में ये कोई एक कॉमन वर्ड होगा जो सब में आ रहा होगा। अब देखिए फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है। ये ऐसा वर्ड है जो सुना सबने होता है, बट एक्चुअल मीनिंग शायद किसी को पता नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। PHIL तो लव या लाइक या फिर इंटरेस्ट हो गया। अभी दूसरा वर्ड जो यहां पे जुड़ा है दैट इज सोफस, SOPHOS। सोफस का मतलब होता है वाइज या फिर विजडम। यानी कि फिलॉसफी क्या हो गई? ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें इंटरेस्ट हो या फिर लव दिखाया जाए या फिर लाइकनेस दिखाई जाए किस चीज की? विजडम या फिर वाइज होने की। मतलब फिलॉसफी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम बुद्धिमानी वाली बातें करते हैं या फिर विजडम वाली बातें करते हैं। ऐसे ही फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, इसमें भी PHIL है, यानी कि लव, लाइक या फिर इंटरेस्ट वाली चीजें दिखाई जाएंगी। अभी एंथ्रोपिस्ट क्या है? एंथ्रोपोज एक वर्ड है, एंथ्रोपोज, जिसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन बींग्स। अभी ऐसे लोग हैं जैसे सोनू सूद, आपको पता होगा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ऐसे लोग जो ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए काम करें, उनके बेनिफिट के लिए सोचें, अपने बेनिफिट को छोड़ के बाकी लोगों के बेनिफिट में सोचें, वो कौन होते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। तो PHIL क्या हो गया? हु लव और हु लाइक, एंड एंथ्रोपोज क्या हो गया? ह्यूमन बींग्स। तो द पीपल और द पर्सन हु लव्स अदर ह्यूमन बींग्स आर फिलैंथ्रोपिस्ट। समझ में आ रही होगी बात? फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसे लोग जो दूसरों से भी प्यार करें, ह्यूमन बींग से प्यार करें, वो कौन हो गए? फिलैंथ्रोपिस्ट। अभी देखेंगे फिलोगैमिस्ट। अब PHIL हो गया यानी कि लाइकनेस या फिर लव। अभी यहां पे जो दूसरा वर्ड है वो है गैमोस, GAMOS। गैमोस का मतलब होता है मैरिज। शायद नाम लेते ही बहुत लोग के मन में लड्डू भी फूटने लगे होंगे, राइट? सो देयर आर पीपल हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड और हु लाइक्स मैरिज। गॉट इट? तो फिलोगैमिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको शादी करना या शादी पसंद होती है। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा PHIL का मतलब है लव। अब इसी का कॉन्ट्रास्ट कौन सा वर्ड होता है? MIS। मिस का मतलब क्या होता है? हेट या फिर डिसलाइक। यानी कि क्या? अगर मैं PHIL की जगह इन सारे वर्ड्स में MIS सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये सारे वर्ड्स क्या बताने लगेंगे? हेट फॉर समथिंग। क्लियर है? जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट में मैं अगर MIS लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? मिसएंथ्रोपिस्ट। ये कौन से लोग हो जाएंगे? ऐसे लोग जो ह्यूमन बीइंग से नफरत करते हो। फिलोगैमिस्ट मतलब वन हु लव्स मैरिज। मीजोगैमिस्ट कौन हो जाएगा? वन हु हेट्स मैरिज। तो आप देख रहे हैं कैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू सम रूट वर्ड्स ओनली। कुछ रूट वर्ड्स को यूज करके आप बहुत सारे वर्ड्स को जान सकते हैं, और उन्हीं के साथ साथ एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम्स यानी कि जिनको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं वो भी साथ में इंप्रूव होते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ ग्रामर। अभी देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट में जो एरर है वो बहुत कॉमन अपीयरिंग एरर है। हर एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द सेंटेंस सेज ही डज नॉट लाइक मी बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब ये देखने में थोड़ा सा सही लग सकता है शायद, लेकिन जो रूल यहां पे स्पेसिफिकली यूज हुआ है वो ये है, ING से पहले देखो यहां पे बीइंग लगा है, मतलब यहां पे एक ING का वर्ड यूज हुआ है। अगर किसी भी ING वर्ड से पहले कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन यूज होता है
तो रूल कहता है कि ये प्रोनाउन या फिर नाउन कैसा होना चाहिए, पॉसेसिव फॉर्म में। यानी कि अगर किसी का नाम लिखा है तो उसके साथ में अपॉस्ट्रोफ एस, और अगर प्रोनाउन है तो इसको कौन से फॉर्म में होना चाहिए, पॉसेसिव। यहां पे मी हट जाएगा और रिप्लेस क्या होगा, माय। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी he does not like my being a good human being, यानी कि मेरा अच्छा इंसान होना उसे पसंद नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह के जो सेंटेंसेस कॉमनली अपेयरिंग इन एग्जाम होते हैं, वो वाले सेंटेंसेस या वो वाले रूल्स पे स्पेसिफिक ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी सेज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसमें हमने कोई अरेंजमेंट करके नहीं सीखना है, बस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जिसके बेसिस पे आपसे यूजुअली सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि नाउन्स आर फॉलोड बाय प्रोनाउंस। आपको पता होगा, पहले हम अगर किसी के नाम की बात कर रहे हैं, जैसे राहुल, तो पहले मैं राहुल लिखूंगा, उसके बाद मैं ही यूज कर सकता हूं। ही पहले और राहुल बाद में नहीं आता। दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 1 इज सेइंग। पॉइंट नंबर 2 says pronouns are used as per the subject। मान लीजिए कहीं पर राहुल और नीम की बात हो रही हो, नीम इज अ ट्री, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट, एंड राहुल के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, ही। तो आगे के सेंटेंसेस जो भी होंगे उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि राहुल की बात कर रहा है या फिर नीम की। यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमको अग्री कराना पड़ेगा प्रोनाउंस को। दिस इज व्हाट दिस सेकंड पॉइंट इज सेइंग। थर्ड पॉइंट्स कह रहे हैं कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर ऐसा नॉट ओनली का सेंटेंस है तो आप नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा फाइंड आउट करोगे जिसमें बट ऑल्सो होगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है बट, हेंस, दस, सो आर द वर्ड्स फॉर स्पेशल अटेंशन। अगर आप बट की बात करें, ये हमेशा कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस दिखाएगा, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट माई फादर इज नॉट अलाउइंग मी। गॉट इट? यानी कि मैं पार्टी में जाना चाहता हूं लेकिन पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट हो गया, ऑपोजिट हो गया। हेंस कंक्लूड करता है, दस कंक्लूड करता है, सो कंक्लूड करता है या फिर रीजन देता है। तो इनमें हमें थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। सेंटेंस शुड साउंड सेंसिबल। अब ऐसा ना हो कि आपने ये सारी चीजें कर ली और सेंटेंस प्रॉपर साउंड ना कर रहा हो या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आ रहा हो, तो उस चीज को भी प्रॉपर एक बार चेक कर लेते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट सेज अबाउट अ पैसेज। Simple 2 rules are being followed while solving the questions related to passage or reading comprehension. Very simple process is you need to read the passage and answer the questions. क्योंकि passages बहुत simple होते हैं, सिर्फ एक बार पढ़ने से ही आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। फिर आता है क्लोज टेस्ट। ये शायद कुछ बच्चों के लिए न्यू हो सकता है जिन्होंने अभी प्रिपेयर करना शुरू किया हो। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस या मैक्सिमम 2 ब्लैंक स्पेस। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ, जैसा मैंने यहां पे लिखा है, एक पैराग्राफ जिसमें एटलीस्ट 5 ब्लैंक स्पेसेस होते हैं और एट मोस्ट 10 ब्लैंक स्पेसेस भी हो सकते हैं। यहां पे जो पैसेज है इसमें 5 ब्लैंक स्पेसेस हैं, इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट, CLOZE, क्लोज TEST टेस्ट। अभी देखिए यहां पे राहुल डैश लेट यस्टरडे, ही वाज हंग्री डैश मॉर्निंग, he expected his parents to dash him remote control card dot his parents dash him, this is how this passage dash here। अब इसमें कई सारे डैश हैं, यानी कि 5 डैश ब्लैंक स्पेसेस हैं। हमने इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। अभी राहुल डैश लेट यस्टरडे, अब इसके ऑप्शंस हैं स्लीप्स, स्लेप्ट, हैड स्लेप्ट, हैज स्लेप्ट। अब देखिए स्लीप्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हैबिट बताएगा, ये ऑड हो गया यहां से। यहां पे जैसे ही पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड मैंने देखा यस्टरडे, यानी कि मुझे क्या पता चल गया, कंफर्म पास्ट की बात होती है। जैसे ही हमें पता चलेगा कि कंफर्म पास्ट इंडिकेटिंग कोई वर्ड लगा है, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, यस्टरडे, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम क्या श्योर कर लेंगे कि यहां पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज हो सकती है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां लगी है, स्लेप्ट। हैड स्लेप्ट ये भी थर्ड फॉर्म हो गया, हैज स्लेप्ट ये भी थर्ड फॉर्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस हियर। आपको पता है स्लेप्ट ही थर्ड फॉर्म भी होता है और सेकंड फॉर्म भी होता है, बट जब हैज या फिर हैड लग जाता है तो इसको हम थर्ड फॉर्म मानते हैं, अगर कुछ नहीं लगा है तो वो
सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्लेप्ट। क्लियर है? तो इस तरह से हम सारे सेक्शंस को इसी तरह से इजीली सॉल्व करते रहेंगे और बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं कराता रहूंगा विद इजी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है? टिल देन यू जस्ट नीड टू डू two things. You need to take care, download the app and be prepared for further exams. Thank you and have a nice day.